दोस्तों, दिल्ली ब्लास्ट में एक बहुत बड़ा नाम सामने आया है और उस नाम का कांग्रेस कनेक्शन सामने आ रहा है। नाम वो डॉक्टर जो पकड़े गए हैं उनका कनेक्शन नहीं, बल्कि ये बीज कैसे बोया गया था उसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं कि कांग्रेस ने किस तरीके से इन लोगों की हेल्प की थी जो देश को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। और इसीलिए हमारे साथ एक्स ऑफिसर एन के सूद सर जुड़े। सूद सर नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सूद सर, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, जो भी अभी पकड़े गए हैं, नई जो उसमें अपडेट आई है वो बताइए, और कहां से ये चीजें शुरू हुई थी। देखिए, वैसे तो यहाँ पे नाम आ रहा है व्हाइट कॉलर के डॉक्टर थे यहाँ पे, लेकिन ये जो सारी चीजें स्टार्ट हुई हैं ये स्टार्ट हुई 2014 में। 2014 में जब कांग्रेस को पता चला कि इनकी गवर्नमेंट जा रही है, तो कांग्रेस ने बहुत से कारनामे करने शुरू कर दिए। जैसे यहाँ पे बहुत से लोग गए राहुल गांधी से मिलने, जिन्होंने बैंक से लोन ले रखे थे, विजय माल्या और बहुत से ऐसे हैं। तो राहुल गांधी के पास गए, अपने ब्रीफकेस लेके 20 के करीब यहाँ पे बड़े बड़े जो इंडस्ट्री थे वो पहुंचे उनके पास। उन्होंने इनको भेज दिया, आपके जो उस टाइम पे फाइनेंस मिनिस्टर थे चिदम्बरम, उनके पास चले गए। चिदम्बरम ने उस टाइम पे भेज दिया इनको, जो रिजर्व बैंक के गवर्नर थे उनका भेज दिया रघुराजन, और उनके जो लोन थे वो एक्सटेंड कर दिए किसी को 200 करोड़, किसी को 400 करोड़, किसी को 600 करोड़। और ये चलता रहा जब तक उनकी चीजें गवर्नमेंट के सामने आई, तब तक वो देश से भाग गए और सारा इल्जाम लग गया बीजेपी के ऊपर। इसी तरीके से इन्होंने बहुत से और काम किए। आप कश्मीर का इशू ले लीजिएगा, कश्मीर का इशू स्टार्ट वक्फ बोर्ड कर लीजिएगा। वक्फ बोर्ड को बहुत सी जमीनें बांट दी कांग्रेस ने, मतलब गवर्नमेंट आने से पहले वक्फ बोर्ड को इतनी जमीनें दे दी ताकि बीजेपी उसी में उलझी रहे। बीजेपी आज भी वक्फ बोर्ड के इशू को टैकल करने की कोशिश कर रही है। हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। और जो कश्मीर का इशू है तो उन्होंने पूरा बिगाड़ दिया था। देखिए, जब फारूक अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी का, फिर तीसरा जो यूनिवर्सिटी का, ये कहां से? नहीं, यूनिवर्सिटी की बात भी करते हैं। यूनिवर्सिटी का जो काम हुआ है, जो अल फलान यूनिवर्सिटी का काम है, ये भी 2014 में शुरू हुआ था। इसके जो चेयरमैन है सिद्दीकी, ये पहले पढ़ाते थे आपके दिल्ली के अंदर जामा मिलिया के अंदर। वहां पे इन पे करप्शन के चार्जेस लगे, करप्शन के चार्जेस के अंदर ये जेल चले गए, 3 साल तक जेल में रहे। जेल से बाहर आए तो ये जो हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हुड्डा, उनसे जाकर के मिले। 2014 की मई की बात है, और हुड्डा ने इनके जो हॉस्पिटल है उसको परमिशन दे दी, यूजीसी से परमिशन दिलवा दी कि आप चलाइए। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से कॉलेज, और बहुत से इनके कॉलेज हैं, इंजीनियरिंग के कॉलेज भी हैं और इनके हॉस्पिटल्स भी हैं और बहुत दूसरे काम है इनके। परमिशन मिल गई इनको, क्योंकि उनको पता था, क्योंकि हुड्डा जो काम करते थे पैसा देके करते थे। कांग्रेस का यही एजेंडा चलता था, पैसा लो काम कराओ। इनको पता था मोदी आ रहे, क्योंकि मोदी की उस टाइम पे लहर चलनी शुरू हो गई थी पूरे हिंदुस्तान के अंदर कि मोदी इस टाइम पे पावर में आ रहे हैं और मोदी के आने से पहले इन्होंने उसके लिए बहुत सारे डिफिकल्टीज क्रिएट कर दी। इवन इन्होंने बहुत सॉइल ले लिया लोन पे, जो मोदी कई साल तक चुकाते रहे। इवन आप देखिए कि फेक करेंसी का इशू चल रहा था उस टाइम पे। फेक करेंसी का इशू स्टार्ट किया था कांग्रेस ने। जब मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट आई थी तो उस टाइम पे क्या था कि सोनिया गांधी ने एक इसका जो प्रिंटिंग का काम है, ये जो कोड का काम है, वो दे दिया एक इटालियन कंपनी को जो ब्रिटेन के अंदर थी, और इससे फेक करेंसी चलती रही। इससे पाकिस्तान की इकोनॉमी बढ़ती रही और हमारी इकोनॉमी डूबती रही। पीएम मोदी ने जब देखा कि उनके पास यहाँ पे एक पूरा का पूरा एक शिप पकड़ा गया जिसके अंदर फेक करेंसी थी केरला के पोर्ट के ऊपर, तो उनके होश उड़ गए। तो उन्होंने इमीडिएटली डिसीजन लिया कि अब हम जो करेंसी है उसको टोटली बंद कर देंगे। तभी उन्होंने उस टाइम पे इंडियन करेंसी को बंद कर दिया था, यानी कि यहाँ पे डिमोनेटाइजेशन स्टार्ट कर दी थी, और उसके बाद नए नोट छपाने शुरू किए। हाँ, तो लेकिन लोगों को बताया नहीं, बताने का फायदा कुछ नहीं था, इससे हमारी कंट्री की इंसल्ट होती। और उसी टाइम पे जब पीएम मोदी की गवर्नमेंट आई थी या हमारी कांग्रेस की गवर्नमेंट चली गई थी, तो उसके बाद कुछ देर के बाद जो इटालियन थे उन्होंने अपनी कंपनी बंद कर दी। पीएम मोदी ने यहाँ पे डिमोनेटाइजेशन स्टार्ट कर दी, यानी कि इटली कनेक्शन था यहाँ पे पूरा का पूरा, और इसके अंदर पाकिस्तान को सपोर्ट करना था, पाकिस्तान की इकोनॉमी को बूस्ट करना था। और आपको याद होगा जब पीएम मोदी ने स्टेटमेंट दी थी उरी अटैक के बाद कि हम पाकिस्तान को भीख मांगने पे मजबूर कर देंगे। एक उसका रीजन था कि हमने जो करेंसी से उनको पैसे मिलते थे वो उनके बंद करा दिए, जिससे पाकिस्तान की इकोनॉमी खराब हो गई। और दूसरा था कि यूएस से हमने जो $2 बिलियन हर एक साल मिलते थे पाकिस्तान को, वो बंद करा दिए, जिससे पाकिस्तान टोटली बर्बाद हो गया, आज भीख मांग रहा है। लेकिन ये इश्यूज अलग है। मेन है जो इस टाइम पे कश्मीर का इशू चल रहा है। कश्मीर के अंदर भी जो पूरा का पूरा गड़बड़ कराई गई थी, कांग्रेस के टाइम में कराई गई थी। हम 1947 में पूरे तैयार थे पीओके लेने को, लेकिन
नेहरू ने हमारी फोर्सेस को रोक दिया। अगर आज हमारे पास पीओके होता तो आज पाकिस्तान मिलिटेंट अटैक ना कर सकता हमारे ऊपर और हम पाकिस्तान की छाती पे बैठे होते, गर्दन पे बैठे होते। नेहरू की गलती हो गई जब 71 में इंडिया वार जीता पाकिस्तान से, पाकिस्तान के टुकड़े किए, तब भी हमने पीओके नहीं लिया। अगर तब पीओके लेते तो आज हमारी दिक्कत कम हो जाती, हमारी प्रॉब्लम कम हो जाती। लेकिन पीएम मोदी के आने के बाद सारी की सारी प्रॉब्लम थी जिसको सॉल्व किया जा रहा है एक के बाद एक। चाहे आपका आर्टिकल 370 लगा लीजिएगा, चाहे कश्मीर की मिलिटेंसी का इशू लगा लीजिएगा, चाहे जो लोग पैसा लेके भाग गए थे उनसे पैसा रिकवर हो गया लेकिन अभी लोग भागे हुए, उनको लाने की पूरी कोशिश की जा रही। लेकिन कश्मीर में जो मिलिटेंसी हुई वो तो 370 के बाद हट गई, लेकिन फिर भी इनका जो एटीट्यूड है वो चेंज नहीं हुआ। अच्छा सूद आप सर, देखिए, ये जो कश्मीर की बात करते हैं, अभी जो डॉक्टर पकड़ी गई है उसके बारे में जानना चाहेंगे कि वो कश्मीर से क्या लिंक था और वहां पे डॉक्टरों को क्यों भेजा जा रहा है जब पता है कि वहां पे अगर अगर चीजें ठीक नहीं हुई हैं तो। देखिए डॉक्टर आती है मेरठ से, रोहतक से आती है, हरियाणा में। इसने एमबीबीएस की थी लेकिन एमडी करने चली गई ये कश्मीर के अंदर, अनंतनाग के बलाकांत एरिया के अंदर, बलकनाग एरिया के अंदर। और वहां का जो इसका जो इंचार्ज था वो था डॉक्टर अदील, जिसने बम फोड़ा दिल्ली के अंदर। ये उसके नीचे काम कर रही थी। अदील ने इससे कांटेक्ट बनाना शुरू किया। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होती है, जब आप कश्मीर जाएंगे, ऐसी जगह जाएंगे तो लड़कियां थोड़ी सी एक्सपोज हो जाती है, इवन लड़के एक्सपोज हो जाते हैं, उनको एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। उनको डर हमेशा लगता है कि यहाँ पे मिलिटेंसी थी और ये किसी भी तरीके से साइकोलॉजिकल प्रेशर डाल सकते हैं। उसके बाद एक कनेक्शन आया जो हमारी एजेंसीज के पास आया कि एक जो डॉक्टर अदील था वो तो इससे रेगुलर कांटेक्ट करता था पहले, और ये कहा जाता है कि लड़की को का वो जब एमडी कर रही थी तो इसको उसकी जरूरत पड़ती थी क्योंकि इसको पढ़ाता भी था, तो इसने उससे कुछ पैसे लिए और लड़की ने पैसे ट्रांसफर कर दिए, डर की वजह से किसी और वजह से। और आज उस लड़की का नाम आ रहा है, प्रॉब्लम में फंस गई है। उसकी प्रॉब्लम कम नहीं होगी, फंसी रहेगी प्रॉब्लम के अंदर, क्योंकि जब तक केस चलेगा उस लड़की को पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा एवं कोर्ट के अंदर किया गया था। उसी पैसों का थोड़ा इस्तेमाल भी किया गया था बम ब्लास्ट के अंदर, ये अभी खबर आई है। लेकिन लड़की से को जैसे 2 दिन पहले लड़की से अपने पेरेंट्स से बात कर रही थी, वीडियो कॉलिंग कर रही थी, 9 बजे की बात है रात की, और वीडियो कॉलिंग के बीच में लड़की ने कहा कि कोई आया, उससे फोन काट दिया। जब उसका भाई उससे बात कर रहा था, उसने 2:30 बजे उससे दोबारा कॉल की तो लड़की ने फोन नहीं उठाया। फिर बाद में जब फोन किया तो उसके जो रूममेट थी उसने फोन उठाया, कहता है इसको पूछताछ करने के लिए कुछ एजेंसी के लोग ले गए उसको। एजेंसी वालों से पूछताछ की, उसको छोड़ दिया, लेकिन उसके मोबाइल फोन और बाकी चीजें ले गए कि उससे ताकि सारी डिटेल उनके पास आए। और ये लड़की इस टाइम पे प्रेशर में आ गई है, ये एक्चुअली थोड़े से प्रॉब्लम में आ गई है इसी वजह से, क्योंकि आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली इनसे लिंक करोगे तो दिक्कत तो होगी। जैसे आपकी गाड़ी चोरी हो जाए, गाड़ी चोरी करके कोई मिलिटेंट उसको ले जाए और उसके बाद आपको बुलाया जाता बार बार पुलिस स्टेशन के अंदर, इवन कोर्ट के अंदर आपको जाना पड़ता है। मुझे नहीं लगता कि लड़की ने कोई गलती की है, लेकिन एक गलती ये की है कि किसके पेरेंट्स को उसको वहां भेजना नहीं चाहिए था कश्मीर के अंदर। कश्मीर के अंदर ऊपर से तो सिचुएशन नॉर्मल है, लेकिन अंदर से इनकी सिचुएशन अभी भी ठीक नहीं है। आप बात ले लीजिए मुसलमानों की, दिल्ली के अंदर जामिया मिलिया कॉलेज है, दिल्ली के सेंटर के अंदर पड़ा है, वहां पे भी लव जिहाद चलता है, वहां पे भी कोशिश करते हैं लड़कियों को फंसाने की, तंग करने की, जबकि दिल्ली आप इंडिया की कैपिटल है। आप जेएनयू की बात कर लीजिएगा, जेएनयू के अंदर जितने भी इस्लामिस्ट है या कम्युनिस्ट है वो भी यहाँ पे एंटी इंडिया एक्टिविटी चलाते रहते हैं। इवन देखिए कि बॉलीवुड से लोगों को बुलाया जाता है यहाँ पे कि इनको सपोर्ट करो, सपोर्ट में आते भी है क्योंकि बॉलीवुड के लोग पैसे लेके आ जाते हैं। जैसे कुछ स्टार हमारे आ गए थे 5 करोड़ रुपए लेकर के यहाँ पे, दीपिका पादुकोण की बात करो, हमने बात भी की थी। लेकिन कई बार क्या होता है कि इन पे प्रेशर डाल के इनसे काम कराया जाता है, कई बार पैसे से काम कराते हैं, क्योंकि पैसे की इनको कोई कमी नहीं है, इनको इंटरनेशनली बहुत सा पैसा मिलता है जितने भी इस्लामिस्ट है। और आज जो डॉक्टरों का केस सामने है, इसके अंदर जो इनका चीफ था जिसके नाम पे हॉस्पिटल था, उस आदमी को भी पूछताछ के लिए ले जाया जा चुका है, क्योंकि सारी की सारी जो प्लानिंग की जा रही थी इस हॉस्पिटल के अंदर की जा रही थी। अल फलाह यूनिवर्सिटी जो हॉस्पिटल है, यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर सारा का सारा घपला किया जा रहा था। इसको यूजीसी की मान्यता दी थी, दिलवाई थी कांग्रेस ने, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे इश्यूज थे जिसके ऊपर यहाँ पे इनको फॉर्मेलिटीज पूरी करनी थी, लेकिन इन्होंने वहां पे फोर्जरी करनी शुरू कर दी। इनको इनके ऊपर केस फाइल किया गया फोर्जरी का, जब यूजीसी और एनएसी इन्होंने पाया कि यहाँ पे मेजर इरेगुलरिटीज की गई हैं और उसके इनको उठा के ले गए। और साथ में यहाँ पे 25 रेड्स की गई है इस यूनिवर्सिटी के प्रेमिसेस के अंदर और इसके आसपास के एरिया के अंदर। और इनका एक ऑफिस है ओखला के अंदर दिल्ली में, जहाँ पे भी रेड की गई और पुलिस वहां पे पूरी कोशिश कर रही है चीजें निकालने की। और
यहाँ पे क्या है कि जो अटैक हुआ है, दिल्ली के अंदर टेररिस्ट अटैक हुआ है, इसमें कुछ गलतियां भी हैं, जैसे कुछ लोग सो जाते हैं, कुछ आराम से काम किया। यूजीसी की बहुत भारी गलती है कि यूजीसी ने इसके ऊपर पूरी वॉच नहीं की। और इवन क्या था कि इन्होंने फरीदाबाद के अंदर स्पेशली यूनिवर्सिटी खोली दिल्ली के बाहर। अगर दिल्ली में होती तो थोड़ी सी नजर रखी जा सकती थी इसके ऊपर हमारी एजेंसीज के द्वारा, स्पेशली आईबी के द्वारा और दिल्ली पुलिस के जो इंटेलिजेंस यूनिट है उसके द्वारा। लेकिन हरियाणा पुलिस की कुछ गलतियां थी, कुछ नेग्लिजेंसी, जिसकी वजह से इस पे वॉच नहीं रखी गई। और कुछ लोगों को ऐसा लगा कि अब तो कश्मीर में सब कुछ ठीक हो गया और कश्मीरी इस टाइम पे मिक्स कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। लेकिन ये जो कम्युनिटी है ये कभी भी ठीक नहीं हो सकती। इसमें 10% लोग तो ऐसे हैं जो इंडिया को हेट करते रहेंगे, इंडिया को बर्बाद करने की हमेशा कोशिश चलती रहेगी। आप देख लीजिए ना कि इस टाइम पे उत्तर प्रदेश के अंदर 200 जो कश्मीरी के मेडिकल स्टूडेंट्स हैं और डॉक्टर्स हैं, वो इस टाइम पे हमारी एजेंसीज के रडार के ऊपर है। उन पर पूरी पूछताछ की जा रही है, उन पर पूरी वॉच रखी जा रही है, उनके कम्युनिकेशन को चेक किया जा रहा है। और इवन दिल्ली के आसपास बहुत सी जगह पे रेड की जा रही है, भुज और नूह के अंदर, वहां पे भी रेड की जा रही है। एक आदमी जिसने इनको मैन्योर बेचा था, यानी कि जो इनको खाद बेची थी, दिनेश है उसका नाम, और वो इनको खाद बेच रहा था नूह के एरिया के अंदर। उस पर पूछताछ की जा रही है क्योंकि उससे ये 3 लाख की खाद लेके चले गए थे और इन्होंने 26 लाख इकट्ठा किया था। कुछ जैसे प्रियंका शर्मा जैसे डॉक्टरों से इकट्ठा किया होगा, किसी और तरीके से इकट्ठा किया होगा, और ये रेगुलरली मीटिंग होल्ड कर रहे थे। लेकिन अब क्या है कि पुलिस इस टाइम पे पूरी वॉच रख रही है। स्पेशली क्या है कि जैसे ये जो अदिल था, ये गाड़ी लेके निकला तो वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर एक जगह पे रुक करके इसने चाय पी थी रास्ते में, मतलब सड़क के पास जो खड़ा होता है। और वो जो चाय वाला था उससे भी पुलिस ने इस टाइम पे पूछताछ करनी शुरू कर दी है। और इनका प्लान और ज्यादा बड़ा था। अगर ये अटैक हो जाता पूरे तरीके से तो यहाँ पे हजारों लोग मारे जाते, हजारों इंजर्ड हो जाते, दिल्ली के अंदर और दिल्ली के बाहर भी। प्लान था 6 दिसंबर का, जिस दिन बाबरी मस्जिद को गिराया था और राम मंदिर बनाने की शुरू किया था, उसी दिन ये अटैक करना चाहते थे दिल्ली के अंदर और बहुत सी और जगह के अंदर। लेकिन अटैक फेल हो गया। स्पेशली इसके ऊपर जो क्रेडिट जाता है वो जाता है एसपी कश्मीर, जिसने इनके आदमी को पहले पकड़ा। छोटी सी बात थी, पोस्टर लगाया था, पोस्टर लगाने पे जब उसको खबर मिली तो उसने आदमी को अरेस्ट कर लिया। उस पर पूछताछ की तो उसने सारी डिटेल दे दी कि ये सारा का सारा जो काम किया जा रहा है वो किया जा रहा है फरीदाबाद से। और तब फरीदाबाद पे रेड की गई, वहां से पकड़ा गया। उसके बाद जब उसको पकड़ा गया तो और ज्यादा डिटेल निकलनी शुरू हो गई और बाद में पता चला कि इसके अंदर तो अल फलाह यूनिवर्सिटी इन्वॉल्व है। इवन जो गुजरात के अंदर वो है उसका भी इससे लिंक हो सकता है, क्योंकि उस आदमी एक डेंजरस पॉइजन बना रहा था और उस पॉइजन का मतलब था कि उस पॉइजन को या तो पानी में मिलाना या प्रसाद में मिलाना या आपके जो फ्रूट्स या वेजिटेबल्स उसमें मिलाना, और जो भी आदमी उसको खाएगा वो मर जाएगा कुछ घंटे के बाद, उसका सारा सिस्टम फेल हो जाएगा। वो एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन था जो प्रोटीन को डिस्ट्रॉय करता बॉडी के अंदर, यानी कि आपकी किडनी फेल हो जाएगी। और लेकिन गुजरात पुलिस की जो एटीएस है उसने जिस तरीके से काम किया, जिस तरीके से उस आदमी को पकड़ के एक्सपोज किया, ये सारा का सारा जो सिस्टम था वो एक्सपोज हो गया। और ये जरूर लोग कहते हैं कि कुछ यहाँ गलतियां थी जरूर, हरियाणा पुलिस ने कैचुअली काम किया। अदरवाइज अल फलाह यूनिवर्सिटी के ऊपर हरियाणा की जो पुलिस है या सीआईडी है या इवन आईबी है, उसको वॉच रखनी चाहिए थी, देखना चाहिए था यहाँ क्या हो रहा है। हमने पूरा छोड़ दिया कि अब कश्मीर में सब कुछ ठीक है तो यहाँ कश्मीरी कुछ नहीं करेंगे। ये इनके डीएनए के अंदर है, मुसलमानों के डीएनए के अंदर है। फरीदाबाद के अंदर 140 मॉस्क हैं जिनकी चेकिंग की जा रही है। 1700 वहां पे लोग रहते हैं मुस्लिम जो बाहर से आए या कश्मीर से आए, उन पे पूरी नजर रखी जा रही है। 40 फर्टिलाइजर सीड शॉप्स हैं जिनसे पूछताछ की जा रही है। 200 गेस्ट हाउसेज हैं और 500 डिस्ट्रिक्ट वाइज और जगह है जहां पे पूरे के पूरे तरीके से इंक्वायरी की जा रही है, पता लगाने की क्या आगे से तो ऐसा कुछ नहीं। लेकिन एक बात कहूंगा, जब भी कोई इंक्वायरी चलती है, कोई इंसिडेंट होती है, तो उसके बाद जो इंक्वायरी चलती है उसमें पूरे के पूरे गिरोह का पकड़ा जाता है जिस तरीके से इस टाइम पे काम हो रहा है। और ये जो काम चल रहा था अंडरग्राउंड चल रहा था, और ये सारा का सारा जो काम का प्लानिंग चल रही थी 2014 से थी, लेकिन पिछले 2-3 साल से बहुत ज्यादा एक्टिव हो गए थे ये लोग और इनकी प्लान चल रही थी 6 दिसंबर को। ये वेट कर रहे थे पाकिस्तान से जो इनके लोग बैठे हैं उनकी। और ये सिर्फ पाकिस्तान इन्वॉल्व नहीं था, यहाँ पे इवन टर्की इन्वॉल्व है और यहाँ पे इवन बांग्लादेशी कनेक्शन निकल रहे हैं। और जितने भी लोगों ने अपनी एमबीबीएस किया है टर्की से या इवन बांग्लादेश से, उनको भी पूछताछ की जा रही है, उनसे पूछा जा रहा है कि आपके क्या कनेक्शन है। अब हमारी एजेंसी को ये देखना पड़ेगा कि चाहे कोई हॉस्पिटल हो चाहे कोई और जगह हो, उनके ऊपर हमेशा उनकी वॉच होनी चाहिए। स्पेशली आईबी की ड्यूटी बनती है कि सब जगह वॉच रखे। जो लोकल सीआईडीज है उनकी भी ड्यूटी बनती है कि सब जगह वॉच रखी जाए और ताकि कोई ऐसी इंसिडेंट दोबारा ना हो।
लेकिन एक बात जरूर है कि हमारी जो एजेंसीज है उन्होंने कुछ गलतियां भी की है, लेकिन बहुत से काम किए हैं जिसकी वजह से आज हम सेफ हैं। राइट। तो मतलब जो 2014 में कांग्रेस की कुछ गलतियों के कारण ये सब हुआ, जैसे कश्मीर में कांग्रेस की गलतियों के कारण वहां पे पहले जो 350 साल तक हमेशा हिंदू राजा हुआ करता था, वहां पे अब हिंदू जाने से भी डरते हैं। तो मैं ये बिल्कुल कहूंगा कि कांग्रेस ने जो बीज बोया था उसका फल अब देशवासी भुगत रहे हैं। और इसलिए मैं पर्सनली कहूंगा कि जो हमारी एजेंसियां काम कर रही हैं, ऑफ कोर्स वो बहुत बेहतरीन काम कर रही है, लेकिन ये जो थोड़ी सी भी मिस्टेक है इनके ऊपर और काम किया जाना चाहिए, कैसे इन चीजों को इनसे निपटा जाए ताकि आगे व्हाइट कॉलर, अब व्हाइट कॉलर पे भी पूरी निगाह रखी जाएगी और ये कोशिश की जाएगी कि ऐसे हादसे ना हो। बट बहुत बहुत धन्यवाद सूद सर आने। हाँ हाँ, मैं एक और बात कहना चाहता हूँ। लोग व्हाइट कॉलर की बात करते हैं, क्या फारूक अब्दुल्ला व्हाइट कॉलर वाला नहीं है? क्या उमर अब्दुल्ला व्हाइट का नहीं है? क्या जो मैडम बैठी है कश्मीर के अंदर उसके व्हाइट कॉलर नहीं है? ये भी तो पढ़े लिखे लोग हैं। फिर आप हमीद अंसारी की बात कर लीजिएगा, जो इंडिया का एम्बेसडर था ईरान के अंदर, उसको क्या बेनिफिट नहीं दिया हमारी कंट्री ने? 3 कंट्री के अंदर वो हमारा एम्बेसडर था, और जब ईरान के अंदर एम्बेसडर था तो 4 हमारे एम्बेसी के लोगों को किडनैप कर दिया गया, डिप्लोमेट को किडनैप कर लिया गया, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया उसने उनको बचाने के लिए। इवन मैं उस टाइम पे पोस्टेड था ईरान के अंदर, और मुझे ईरान से बुलाया गया जल्दी, मुझे ईरान से जल्दी आना पड़ा ताकि, क्योंकि मेरी लाइफ को खतरा था। और मैं कुछ महीने पहले आ गया अपने टेन्योर से, और वहां से चुपचाप आ गया फैमिली के साथ, और मेरा जो सामान है बाद में आया, क्योंकि मेरी जान को खतरा था। और मेरे डिपार्टमेंट ने कहा कि आप वापस आ जाइए, आपको आपकी सेफ्टी पे इशू हो सकता है। इवन जब मैं पोस्टेड था वहां पे तो मेरे को ये था कि उन्हें कह रखा था कि तुम्हें उठाएंगे, लेकिन मैं थोड़ी सी प्रिकॉशन बरता रहा। जैसे कभी अकेला बाहर नहीं जाना, जैसे एम्बेसी में जाना तो पूरे ग्रुप के साथ जाना, वापस आना तो ग्रुप के लोगों के साथ आना, और कोई मौका नहीं देना अकेले निकलने का, क्योंकि वो फैमिली के साथ आप कुछ उठाएंगे, किसी के सामने नहीं उठाएंगे, लेकिन अकेले जाएंगे तो आप उठा सकते थे। और इसीलिए मैं जल्दी भी आया वहां पे। लेकिन अंसारी को बाद में प्रमोट कर दिया गया हमारी कांग्रेस गवर्नमेंट के द्वारा, 2 बार उसको वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया, 2 बार वाइस प्रेसिडेंट बना। और जब ओबामा आए थे तो उस टाइम पे बीजेपी की गवर्नमेंट आ चुकी थी, 2015 की बात कर रहा हूँ। लेकिन अंसारी हमारे फ्लैग को सैल्यूट करना भूल गए। सैल्यूट करना इसलिए भूल गए कि उनके व्हाइट कॉलर के ऊपर भी मैल लगी हुई थी, मैल लगी थी उनके व्हाइट कॉलर के ऊपर इस्लाम की, या मैल लगी हुई थी उनके व्हाइट कॉलर के ऊपर हिंदुस्तान से हेट करने की। लेकिन बहुत से लोग हैं जो व्हाइट कॉलर वाले हैं, जो पहले से एंटी इंडिया एजेंडा चलाते हैं। कोई बंदूक लेके निकलता है, कोई बम लेके निकलता है, कोई दूसरे तरीके से इंडिया को नुकसान पहुंचाता है, लेकिन ये लोग ना सुधरे ना सुधरेंगे। बिल्कुल, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पत्रकारिता के जरिए भारत को नुकसान पहुंचाते हैं, कुछ इन्फ्लुएंसर ऐसे हैं जो भारत के खिलाफ काम करते हैं, तो इन लोगों की भी जांच होनी चाहिए। बट बहुत बहुत धन्यवाद सूद सर आने के लिए और सारी जानकारी साझा करने के लिए आपका। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।